बच्चों, हम लोग अपना पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में से आप लोग 9th में भी पढ़ चुके होंगे, लेकिन ये जो हम एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे थोड़ा डिफरेंट रहेगा। थोड़ा हम लोग जो जेई का जो बेसिक लेवल है वो हम लोग टच करेंगे, और बाकी जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हमारी आगे इन्वॉल्व होने वाली हैं या फिर जो आपको मालूम होनी चाहिए एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड, वो हम सब इस पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये बात कर लेते कि जो इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इस चैप्टर में हम लोग डिफरेंट मॉडल पढ़ेंगे जो अभी तक एटम से रिलेटेड दिए गए हैं कि एटम कैसा है, इसके अंदर क्या क्या है, क्या सब एटम के पार्टिकल हैं, इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, प्रोटॉन कैसे हैं, न्यूट्रॉन कैसे, और हम ये भी डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैसे आए, कौन इनको डिस्कवर किया, ये सब हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इस एटम्स से जो भी रिलेटेड थ्योरी अभी तक प्रपोज की गई है उसके बारे में। तो एक्चुअली अगर हम हिस्ट्री में सबसे पहले स्टार्टिंग से बात करें तो एक्चुअली क्या था, 400 BC से पहले कुछ इंडियन और ग्रीक फिलोसफर थे जिनका ऐसा मानना था कि जो मैटर है वो क्या है, छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल से मिलके बना हुआ है जिसे हम डिवाइड नहीं कर सकते, और उनको किससे जाना था, उनको उन्होंने क्या नाम दे दिया, एटम्स। अब लेकिन दिक्कत ये हुई कि उस समय कोई भी ऐसी थ्योरी नहीं आई थी, बस लोगों का मानना था। अगर हम बात करें कि सबसे पहली थ्योरी जो एटम से मतलब मैटर से रिलेटेड आई थी या एटम से रिलेटेड आई थी वो कौन सी थी हमारे पास, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या थी, हमारी पहली ऑफिशियल बोल सकते हैं, पहली हमारी ऑफिशियल थ्योरी थी जो एटम से रिलेटेड आई थी। तो हम इसके पॉइंट देख लेते हैं क्या क्या थे। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट पार्टिकल, मीन्स उन्होंने ये बोला था कि जितने भी मैटर हैं सभी के सभी क्या हैं, हमारे ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने हुए जिनको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। मतलब उन्होंने बोला था कि जितने भी मैटर रहेगा सब छोटे छोटे इंडिविजुअल पार्टिकल से मिलके बना हुआ जिन्हें हम डिवाइड नहीं कर सकते, और उनका नाम क्या दे दिया उन्होंने, एटम, नोन एज एटम। सेकंड उन्होंने अब क्या किया, एटम के बारे में बताया कि एटम होता क्या है। तो उन्होंने क्या बोला, एटम्स ऑफ एन एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल, मीन्स अगर आप एक पर्टिकुलर एलिमेंट का एटम ले रहे तो वो क्या रहेंगे, आइडेंटिकल रहेंगे, उनका शेप, साइज, मास और प्रॉपर्टी सब कुछ सेम रहेगी। और उन्होंने क्या बोला कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट, मीन्स जैसे फॉर एग्जांपल मान लो हम लोगों ने ले लिया यहाँ पे कार्बन का एटम ले लिया, ये क्या है, कार्बन का एटम। अब ध्यान देना आप, कार्बन के एटम की अगर हम बात करें, अगर आपने कार्बन का एटम लिया हुआ है और कार्बन के एटम की अगर हम लोग बात करें, चाहे आप कार्बन आप CO2 से ले लो, चाहे आप यही कार्बन आपने किससे लिया, चाहे आप ये CO2 का कार्बन ले लो, चाहे आप मीथेन CH4 का ले लो, चाहे आप कार्बन डायमंड से लेके आ जाओ, कहीं से भी लेके आओ, ये सभी के सभी कार्बन क्या रहेंगे, आपस में आइडेंटिकल। तो उन्होंने क्या बोला था कि जितने भी हमारे पास क्या रहेंगे, सभी के सभी क्या रहेंगे, हमारे पास आइडेंटिकल रहेंगे, सभी के सभी क्या रहेंगे, जितने भी हमारे पास कार्बन के एटम आएंगे सभी के सभी क्या रहेंगे। मीन्स आपने एलिमेंट बोल दिया कि एक कार्बन का एटम है, मीन्स सोर्स कहीं से भी वो कार्बन का एटम है, मतलब क्या, कहीं से भी आप कार्बन का एटम कोई से भी एलिमेंट का अगर आपने एक पर्टिकुलर सेम टाइप का एलिमेंट डिफाइन कर दिया तो उसके जितने भी एटम कहीं भी रहेंगे सभी के सभी क्या बोला उन्होंने, आइडेंटिकल। शेप, साइज, मास, केमिकल प्रॉपर्टी सब कुछ, जैसे कार्बन आपका CO2 बनाता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, तो आप कोई सा भी कार्बन लेके जाओ वो CO2 ही बनाएगा जैसे ये रिएक्ट कर रहा है। अब अगर हम बात करें, जैसे मान लो हम लोगों ने ले लिया एक हाइड्रोजन का एटम। अब अगर आपने हाइड्रोजन का एटम लिया, चाहे वो हाइड्रोजन आप H2O से ले लो, चाहे CH4 से ले लो, चाहे आप NH3 कहीं से भी ले लो, चाहे आप H2 से ले लो, इन सब के जो हाइड्रोजन है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये सभी के सभी क्या रहेंगे, आइडेंटिकल। और अगर आप कार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन क्या रहेंगे, ये आपस में डिफरेंट रहेंगे। इसका मास 1 होता है, इसका मास 12 होता है, इसका साइज बड़ा रहता है, इसका साइज छोटा रहता है, सबकी प्रॉपर्टी अलग अलग है, ये अलग टाइप से रिएक्ट करता है, कार्बन अलग टाइप से। तो उन्होंने क्या बोला, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट, सेकंड पॉइंट हो गया हमारा। तो ये हमें ध्यान रखना है कैसे उन्होंने डिफाइन किया था। अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें, एटम्स इज द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। तो ये उन्होंने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला था, ये जो लास्ट 2 पॉइंट है हम अभी भी यूज करते हैं। तो उन्होंने क्या बोला था कि जो
एटम है वो क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है जो हमारी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती है। अब ये केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, तो अगर हम देखें, अभी हम बात करें केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, और लास्ट पॉइंट उन्होंने क्या दिया था, एटम्स neither be create nor be destroy in a chemical reaction। मतलब जब हम बात करें कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है या फिर कोई केमिकल चेंज हो रहा है, केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंज हो रहा है, वहां पे ना तो हमारा एटम क्रिएट होता है और ना ही डिस्ट्रॉय होता है। मतलब क्या होता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चला जाता है। तो ये आप चारों के चारों पॉइंट नोट कर लीजिए। अभी हम लोग ये लास्ट 2 पॉइंट है वो हम लोग देखने वाले हैं। तो उन्होंने क्या बोला, एटम सबसे छोटा यूनिट है और एटम ना तो हमारा क्रिएट होता है और ना ही हमारा डिस्ट्रॉय होता है। तो जल्दी इसको आप नोट कर, हम बात कर रहे हैं थोड़ा, हम लोग ये ब्रीफ में देख लेते हैं केमिकल रिएक्शन क्या होती है। केमिकल रिएक्शन कहाँ होती है, यहाँ पे केमिकल चेंज होता है। प्रोसेस इन विच केमिकल चेंज टेक प्लेस इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। मीन जहां पर भी हमारा केमिकल चेंज होगा, मतलब हमारा एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट हो रहा होगा, वो प्रोसेस क्या हो जाएगी हमारी केमिकल चेंज, मीन्स वो क्या हो जाएगी हमारी केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन मीन्स जैसे मान लो आप लोगों ने दिया ये बताया था H2O लिक्विड था, हमारा किस में कन्वर्ट हो गया है, हमारा H2O गैस। तो क्या ये केमिकल चेंज है, कैसे केमिकल रिएक्शन बोलोगे, इसे हम केमिकल, ये हमारा केमिकल चेंज नहीं हुआ, यहाँ पे सिर्फ फिजिकल चेंज होती है हमारी। इसको हम सिंपल केमिकल रिएक्शन ना बोल के हम क्या बोलेंगे, फिजिकल चेंज बोलेंगे। केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि हमारा केमिकल चेंज होता है, मतलब एक रिएक्टेंट हमारा मतलब एक जो कंपाउंड है वो दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट होता है। जैसे अगर हम बात करें H2O लिक्विड था, आपने इसे हीट किया तो किसमें कन्वर्ट होगा, H2 गैस प्लस O2 गैस, ये इसमें कन्वर्ट हो गया। तो ये क्या है, इसको हम क्या बोलेंगे, हम लोग इसमें क्या हो केमिकल चेंज, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसको केमिकल रिएक्शन बोल देंगे। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज बोलेंगे। केमिकल रिएक्शन में क्या हो, केमिकल रिएक्शन मींस एक कंपाउंड या एक जो आपका एलिमेंट रहेगा वो कंबाइन होकर दूसरे फॉर्म में चला जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे केमिकल रिएक्शन। मीन जहां पर भी केमिकल चेंज हो रहा है उसे हम केमिकल रिएक्शन बोल देंगे। तो ये क्या बोल दोगे, H2O क्या हो गया, यहाँ पे केमिकल चेंज हो, मतलब H2 हमारा केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया है। अब ये जो रिप्रेजेंट किया हम लोगों ने, ये जो रिप्रेजेंट किया H2O कन्वर्ट इनटू H2 प्लस O2, इस हम लोग क्या करते हैं, जो केमिकल रिएक्शन है, जो हम लोग केमिकल चेंज है उसे क्या बोलते हैं हम लोग केमिकल रिएक्शन। हम किसके, केमिकल रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन से हम लोग क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंज को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, केमिकल इक्वेशन से। अब ये केमिकल इक्वेशन क्या होती है, देखो केमिकल इक्वेशन में क्या होता है, अगर हम बात करें तो हम लोग पहले डेफिनेशन लिख देते हैं केमिकल इक्वेशन होती क्या है। तो अगर हम बात करें कि केमिकल रिएक्शन कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई, तो आपको सिंपल तरीका बताया कि जब भी हमारे पास कोई केमिकल चेंज हो रहा है मतलब क्या हुई होगी, केमिकल रिएक्शन। मीन्स आप ऐसे भी लिख सकते हो या फिर आपको सिंपल ऐसे बोल दिया है, H2O कन्वर्ट इनटू H2O सॉलिड था कन्वर्ट इनटू H2O लिक्विड था, किसमें कन्वर्ट, H2O गैस में। क्या ये हमारी केमिकल रिएक्शन है, कोई केमिकल चेंज है, तो ये हमारी केमिकल रिएक्शन नहीं है। ये हमारी केमिकल रिएक्शन क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई केमिकल चेंज नहीं हुआ, मतलब हमारा अभी भी वाटर है, पहले भी वाटर था। वही अगर आपको ऐसा दे दिया जाए H2O कन्वर्ट इनटू H2 एंड O2, आपसे ऐसा बोल दिया जाए, तो ये क्या है हमारी, इसमें क्या होगा, हम बोल सकते हैं केमिकल चेंज हुआ है। इसमें केमिकल चेंज कैसे होगा, H2 किसमें कन्वर्ट होगा, H2 प्लस O2। इसे हम क्या बोल देंगे, इसमें मतलब क्या हुई है, केमिकल रिएक्शन हुई है। अब आपसे ये पूछ सकते हैं कि ये कैसे चेंज हुआ है,
कौन कौन किस में कन्वर्ट हुआ है। तो अब इसको अगर आप इसी चेंज को अगर आप केमिकल रिएक्शन को अगर आप सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर आप कोई भी केमिकल चेंज हुआ है, केमिकल चेंज को आप सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उस चेंज उस केमिकल उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। तो क्या होती है केमिकल इक्वेशन? व्हेन रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड व्हेन केमिकल रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल इक्वेशन। तो कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ये बात कर रहे हैं। तो क्या बोलते हैं, ए केमिकल इक्वेशन इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इन दी फॉर्म ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूलाज। तो हम लोग क्या करते हैं, जो कि हमेशा बोल सकते हैं कि जो केमिकल इक्वेशन होती है क्या सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है किसका, केमिकल रिएक्शन का, जिसमें क्या करते हैं हम सिंबल और फॉर्मूला का हम लोग यूज करते हैं। अब ये केमिकल इक्वेशन कैसे लिखते हैं, तो केमिकल इक्वेशन क्या होता है, एक लेफ्ट पार्ट रहता है, एक राइट पार्ट रहता है, बीच में क्या आता है, एक एरो आता है। जो लेफ्ट वाला पार्ट रहेगा वो क्या रहेगा, रिएक्टेंट रहेंगे। रिएक्टेंट मतलब जो आपके रिएक्ट करके जो दूसरे में कन्वर्ट हो रहे होंगे, तो वो क्या बन जाएगा, जैसे हमारे पास जो लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट आते हैं, बीच में एरो आता है, एरो क्या रिप्रेजेंट करता है, चेंज को रिप्रेजेंट करता है। और फिर हमारा राइट साइड क्या आएगा, प्रोडक्ट आएंगे जो आपके इसमें कन्वर्ट हुआ होगा। तो जैसे अगर हम बात करें कन्वर्ट इनटू H2 एंड O2, ये हम लोगों ने लिया हुआ है। तो ये क्या है, इसमें क्या हुई है, हमारी केमिकल रिएक्शन हुई है। केमिकल रिएक्शन क्या बताती है, केमिकल चेंज को। अब इस केमिकल रिएक्शन को हम केमिकल इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करोगे, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे H2O, ये क्या है हमारा कन्वर्ट हो रहा है। अब यहाँ पे ध्यान देना कि अगर यहाँ पे इसके साथ में स्टेट इसका फेज भी दिया रहेगा, ये लिक्विड फेज में है कि सॉलिड में है कि गैस में। तो जब भी हम कोई भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट लिखते हैं तो उसका हम फेज भी मेंटेन करते हैं। अगर आपको कंप्लीट केमिकल इक्वेशन लिखनी है, तो ये मान लो लिक्विड में लिखा है कि लिक्विड H2O कन्वर्ट इनटू H2 एंड O2, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा लिक्विड आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर उन्होंने दिया हुआ है, अगर मान लो कुछ नहीं दिया तो हम H2 लिख के छोड़ देंगे। मान लो अगर उन्होंने दिया है कि H2 गैस में है, ये भी गैस में है और ये भी, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम H2 गैस प्लस O2 गैस। तो यहाँ पे ध्यान देना कि ये क्या करते हैं, हमारा ये स्टेट या फेज बताते हैं, ये साथ में जो ब्रैकेट के अंदर। जैसे मान लो हमारे पास लिखा हुआ है AG, मतलब क्या होगा, ये हमारा किस में है, गैस के फॉर्म में है। अगर हमारा AL लिखा हुआ है, मतलब A हमारा किस में है, लिक्विड फॉर्म में हो गया। मान लो आपका A सॉलिड लिखा हुआ है, S लिखा हुआ, मतलब A किस में आ गया, हमारा सॉलिड फेज में आ गया। मान लो आपको A एक्वस लिखा हुआ है, मतलब क्या है, A इज डिसॉल्व इन वाटर। एक्वस मतलब क्या हुआ कि आपने इसको वाटर में डिसॉल्व करके रखा हुआ है। तो ये आप ध्यान रखना कैसे हम लोग लिखते हैं, इस टाइप से आपसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अभी ये क्या हो गया, देखो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। वाटर हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, आपको ऐसा या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं आप। अगर आपको केमिकल चेंज दिखाना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, वाटर इज कन्वर्ट इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये ऐसा लिखा हुआ है। इसको आपने क्या किया, सिंबॉलिक फॉर्म में डाल दिया, ये डाल दिया। तो ये क्या बन गई हमारी केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन आया समझ में, केमिकल इक्वेशन बन गई। अब केमिकल इक्वेशन में मान लो अगर हमारे पास मोर देन वन रिएक्टेंट है तो क्या करते हैं हम, प्लस प्लस के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अगर हम बात करें, मान लो हमारे पास दिया हुआ है A प्लस B प्लस C कन्वर्ट इनटू C प्लस D प्लस E, ऐसा कुछ दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है कि ये सब क्या है, हमारे रिएक्टेंट, जिनको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। और हमेशा याद रखना कि जब भी केमिकल रिएक्शन होगी तो रिएक्टेंट क्या होंगे, हमारे कंज्यूम होंगे। मतलब ये किस में कन्वर्ट हो गए, रिएक्टेंट कन्वर्ट एरो क्या होता है, कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होते हैं, हमारे प्रोड्यूस होते हैं। ये क्या होते हैं, हमारे फॉर्म होते हैं, फॉर्म और प्रोड्यूस। तो हम लोग ये बोल सकते हैं जब भी केमिकल रिएक्शन होगी तो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है ना, केमिकल रिएक्शन है ना, केमिकल रिएक्शन, जब भी केमिकल रिएक्शन होगी तो रिएक्टेंट आर कंज्यूम्ड एंड प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड।
या प्रोड्यूस, ऐसा बोल सकते हैं। जब भी केमिकल रिएक्शन होगी तो ए बी सी मिलकर क्या बना रहे हैं, सॉरी ए बी सी, यहाँ पे आप ये एफ कर लो, ए बी सी हमारा ए बी सी किस में कन्वर्ट हो रहा है, एफ डी ई में हमारा कन्वर्ट हो रहा है। तो ये आप ध्यान रखना, वो मिस्टेक से हो गया था, तो ये हमें ध्यान रखना कि ये क्या हो गई हमारी केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट हमारा किस में कन्वर्ट होता है, प्रोडक्ट में। और अगर यहाँ पे स्टेट नहीं दी है तो कोई जरूरत नहीं, अगर स्टेट दी है तो क्या हो जाएगा, हमें और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इसके बारे में हमें मिल जाएगी। तो ये आप लिख लो पहले जल्दी। तो जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हम लोगों ने, तो अब देखो कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब ये क्या है, हमारा केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो अब इसको हमें रिप्रेजेंट करना है केमिकल रिएक्शन हो रही है तो हमें केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे करोगे, कार्बन सॉलिड, ये आपको दिया रहेगा कार्बन, यहाँ पे लिखा रहेगा सॉलिड कार्बन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन गैस, ऐसा लिखा रहेगा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, प्लस O2 गैस। ये हमारे क्या होगा, रिएक्टेंट। ये किस में कन्वर्ट होगा, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, ये हमारी गैस के फॉर्म में रहती है। तो क्या लिखोगे, CO2 गैस। ये क्या बन गई हमारी, ये बन गई हमारी केमिकल इक्वेशन, ये वाली। और अगर आपको और भी कंप्लीट लिखना है तो फिर आप ये भी बता सकते हैं इस रिएक्शन में कितनी एनर्जी इन्वॉल्व हुई। तो यहाँ पे आप एनर्जी के बारे में भी लिख सकते हो, लेकिन अभी हम जरूरत नहीं है, हम लोग 11th या 12th में हम लोग पढ़ेंगे। अगर आपको पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन, एक केमिकल इक्वेशन क्या होती है, पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, कौन कौन रिएक्ट कर रहा है, कौन कौन प्रोड्यूस हो रहा है। और अगर आपसे बात की जाती है कितनी एनर्जी इसमें वॉल हो रही है, कितनी एनर्जी इसमें एब्जॉर्ब हो रही है, वो सब लिखा रहेगा। जैसे मान लो आपको दिया हुआ है, पहली ये हो गई, दूसरी ऑन हीटिंग, कैल्शियम कार्बोनेट डिसोसिएट इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये दिया हुआ है। तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 सॉलिड में रहता है, इसको आप हीट करोगे किससे बन जाएगा, CaO, ये भी सॉलिड रहता है, प्लस CO2 गैस। ये आपको दिया रहेगा, बस ऐसे दिया। तो ये क्या होगी हमारी केमिकल इक्वेशन। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हीटिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये क्या होगी हमारी केमिकल इक्वेशन हो गई। तो अभी आपको डरने की जरूरत नहीं कि सर ये कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, ये सभी आप लोग धीरे धीरे याद हो जाएगा। बस मैं आपको बता रहा हूँ कि ये आपने वर्ड के फॉर्म में लिखा है, ये केमिकल रिएक्शन बता दी कि भाई ये इसमें कन्वर्ट हो। इसको आप सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर दोगे, सिंबॉलिक फॉर्म हो गया, आपने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। ये क्या बन गई हमारी केमिकल इक्वेशन। अब एक टर्म हमारी आती है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ये क्या होता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन की हम लोग बात कर रहे हैं। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है, हम लोग क्या, देखो अभी हम लोगों ने डाल्टन की बात की। डाल्टन का थर्ड पॉइंट क्या था कि एटम ही हमारा सबसे छोटी यूनिट होती है जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट। देखो यहाँ पे एटम ही तो हो ना, कैल्शियम ऑक्सीजन कार्बन, कैल्शियम कार्बन ऑक्सीजन, यहाँ पे कैल्शियम ऑक्सीजन कार्बन, देखो एटम ही, और कोई तुम्हारा रिएक्ट कर नहीं रहा है। कोई जो रिएक्ट कर रहे हैं, जो प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो एटम ही आपके रिएक्ट कर रहे हैं, एटम ही हमारे प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो एटम क्या है, हमारी स्मॉलेस्ट यूनिट विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। अब एक और उन्होंने लास्ट पॉइंट बोला था कि एटम्स नेदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन। मतलब जितने एटम आपके रिएक्टेंट साइड रहेंगे डिफरेंट एलिमेंट के, उतने ही हमारे पास प्रोडक्ट साइड मिलना चाहिए। तो ये हम की पॉइंट यहाँ पे यूज करते हैं। यहाँ पे हम की, जब भी हम बैलेंसिंग की बात करते हैं तो हम लोग की पॉइंट क्या यूज करते हैं। अगर हम की पॉइंट की बात करें तो की पॉइंट क्या रहेगा हमारा, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, टोटल लिख देते हैं, टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन reactant side equals to total number of
एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन प्रोडक्ट साइड। ये की पॉइंट रहता है, जितने एटम हमारे डिफरेंट एलिमेंट के जितने एटम हमारे टोटल रिएक्टेंट साइड रहेंगे उतने ही कहाँ मिलने वाले, हमारे प्रोडक्ट साइड मिलने वाले। हमेशा याद रखना, अगर बराबर हैं तभी हमारी इक्वेशन। एटम क्या होते हैं, बराबर रहते हैं। उन्होंने बोला था कि एटम ना ही क्रिएट होते हैं ना ही डिस्ट्रॉय होते। मतलब देखो यहाँ पे जैसे मान लो आपको C+O2 दिया है, तो आप क्या यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट आएगा, जो भी यहाँ प्रोडक्ट बनने वाला है, जो भी हमारा प्रोडक्ट आएगा तो क्या होगा, कार्बन और ऑक्सीजन उसमें रहेगा। कार्बन और ऑक्सीजन क्यों रहेगा, क्योंकि रिएक्टेंट में हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट कार्बन एंड ऑक्सीजन है रिएक्टेंट में। मतलब जो भी आपका यहाँ कितने दो डिफरेंट टाइप के कार्बन और ऑक्सीजन, तो यहाँ पर जो कुछ ही बनेगा वो कार्बन और ऑक्सीजन, चाहे कार्बन अलग अलग हो जाए चाहे साथ साथ। ऐसा कभी नहीं होगा कि यहाँ आप कार्बन एंड ऑक्सीजन आप रिएक्टेंट साइड ले लो और प्रोडक्ट में आप यहाँ पे आपने प्रोडक्ट लिया, ये जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में आपने कार्बन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन बना दिया, ये प्रोडक्ट में आ गया। क्या ये नाइट्रोजन, क्या यहाँ नाइट्रोजन था, यहाँ नाइट्रोजन नहीं है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन कभी नहीं आएगा। मतलब क्या होगा, जितने डिफरेंट टाइप के एलिमेंट हमारे रिएक्टेंट साइड रहेंगे उतने ही हमारे उतने ही उसी टाइप के एलिमेंट हमारे प्रोडक्ट साइड आएंगे। अगर आपका वो एलिमेंट रिएक्टेंट साइड नहीं है तो प्रोडक्ट साइड नहीं आए, क्योंकि यहाँ पे कोई नाइट्रोजन का कंपाउंड, नाइट्रोजन ही नहीं है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन कैसे आ जाएगा। तो ये हम लोग कैसे बोलते हैं, डाल्टन ने बोला था अगर नाइट्रोजन यहाँ नहीं है और नाइट्रोजन यहाँ आ गया, मतलब क्या हुआ, नाइट्रोजन हमारा प्रोड्यूस हुआ है। और क्या बोलते हैं कि एटम नेदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन। ऐसा भी नहीं हो सकता है, और कभी ऐसा भी नहीं होगा कि कभी ऐसा भी नहीं होगा कि यहाँ पे आपका मान लो C+O2 रिएक्ट कर रहा है तो क्या बनेगा, कार्बन और ऑक्सीजन का बनेगा। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि CH4 बन जाए। अब यहाँ पे कौन कौन है, कार्बन एंड ऑक्सीजन। हमारे पास क्या है, कार्बन ऑक्सीजन है। यहाँ पे क्या बन गए, कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीजन क्या हो गया हमारा, डिस्ट्रॉय हो गया, और हाइड्रोजन क्या हो गया हमारा, प्रोड्यूस हो गया, क्रिएट हो गया। प्रोड्यूस मतलब क्रिएट। तो ये तो कभी हो नहीं सकता है, मतलब इस टाइप की रिएक्शन हमारी पॉसिबल नहीं है। मतलब यहाँ पर जो कुछ भी आएगा, यहाँ जो कुछ भी आएगा किसके फॉर्म में आएगा, कार्बन एंड ऑक्सीजन के फॉर्म में यहाँ मिलेगा। समझ में आया। तो ये हमारा फोर्थ पॉइंट था, उन्होंने जो बोला था, एटम नेदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय। तो हम क्या करते हैं, एटम को कंजर्व करके बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, बैलेंसिंग की हम लोग बात कर रहे थे। तो बैलेंसिंग में मान लो जैसे हम लोग फॉर एग्जांपल ले रहे हैं, बेटा यहाँ ध्यान देना। जैसे हम लोगों ने लिया A+B2 कन्वर्ट इनटू AB4, ऐसा कुछ दिया हुआ है। तो कैसे हम लोग बैलेंस करते हैं, ये कौन सी, हम हिट एंड ट्रायल मेथड की बात कर रहे हैं। कौन सी बेटा, हिट एंड ट्रायल मेथड की बात कर रहे हैं। तो हम लोग कैसे बैलेंस करेंगे वो ध्यान दो। तो यहाँ पे आप देखो कि हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास की पॉइंट क्या है कि भाई जितने हमारे डिफरेंट टाइप के एलिमेंट के एटम जितने रिएक्टेंट साइट हैं उतनी प्रोडक्ट साइट रहना चाहिए। अब यहाँ पे अगर हम देखें, मान लो हमारे पास एलिमेंट कौन कौन से हैं, A एंड B हमारे पास एलिमेंट है। यहाँ पे हम लिख देते हैं रिएक्टेंट, यहाँ लिख देते हैं हम लोग प्रोडक्ट। ये लिख लिया हम लोगों ने, ऐसी टेबल हम लोगों ने बना लिया ऐसा। यहाँ पे रिएक्टेंट साइड A कितना है, 1, और यहाँ पर भी A कितना है हमारे। अब ये नहीं देखना कि ये कितना है, A के एटम देखो, ये कितना हो गया हमारा, 1 हो गया। मतलब ये हमारा बैलेंस है A। अब हम B की बात करें तो B कितना है हमारे पास, 2 है, और यहाँ पे कितने हैं, 4, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4। क्या भी बैलेंस है, नहीं है, क्योंकि भाई रिएक्टेंट साइड 2 रिएक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट साइड भी 2 आने चाहिए, लेकिन प्रोडक्ट साइड 4 आ गए। प्रोडक्ट साइड 4 आए, इसका मतलब क्या है कि रिएक्टेंट साइड भी 4 आना चाहिए। तो अब इसको हम कैसे करेक्ट करें, देखो इसको करेक्ट करने का यहाँ पे अगर आप ऐसे सोचो, यहाँ पे अगर आप ये सोच रहे हो कि A+B2+ कन्वर्ट इनटू AB4। अब अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि बैलेंस करने के लिए इसे हम ऐसा करते हैं, B4 कर देते हैं, A+AB4। अब तो ये हम
क्या ये सही किया आप लोगों ने? सोचो ध्यान से, क्या इसको हम ऐसा कर सकते हैं? अब क्या ये और ये रिएक्ट, ये तो अलग हो गया, ये अलग हो, तो ये क्या हो गया, हमारे डिफरेंट हो गए। कभी भी बैलेंस, जब भी आप बैलेंस कर रहे हो तो ध्यान रखना, जब भी हम बैलेंस कर रहे हैं तो हमारा कंपाउंड चेंज नहीं होना चाहिए। मतलब उसके जो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल के फॉर्मूला से छेड़छाड़ नहीं करनी है। A2 को A4 में कन्वर्ट नहीं करना है, क्योंकि A2 एक अलग मॉलिक्यूल है और सॉरी B2 हमारा अलग मॉलिक्यूल है और B4 हमारा अलग है। तो ये दोनों सेम नहीं है, डिफरेंट होगा। डिफरेंट होगा तो ये रिएक्शन अलग हो गई, ये बैलेंस थोड़ा मानी जाएगी, ये तो दूसरी रिएक्शन हो गई। तो ऐसे हम नहीं कर सकते। मतलब जब भी हम बैलेंस करेंगे, ध्यान देना, जब भी हम बैलेंस कर रहे होंगे तो हमारा क्या होना चाहिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रिमेन सेम। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मतलब, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मतलब क्या होना चाहिए हमारा, मतलब फॉर्मूला ऑफ, और फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड रिमेन सेम ड्यूरिंग द बैलेंसिंग, ड्यूरिंग दी हम किसकी बात करते हैं, ड्यूरिंग दी बैलेंसिंग। मतलब कंपाउंड चेंज होना चाहिए। जैसे मान लो ये A2 था, B2 था, B4 में कन्वर्ट हो गया, तो क्या इसे आप बैलेंसिंग मानोगे? इसे हम बैलेंसिंग नहीं मानेंगे, ये इक्वेशन अलग होगी, ये इक्वेशन अलग। तो ये की पॉइंट क्या है हमारे पास, सेकंड की पॉइंट क्या हो गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला या फिर फार्मूला ऑफ कंपाउंड रिमेन, फार्मूला ऑफ कंपाउंड्स रिमेन सेम ड्यूरिंग दी बैलेंसिंग। जब आप बैलेंसिंग कर रहे हो तो हमें फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं करना है। अब हमें फॉर्मूले में भी चेंज नहीं करना है और हमें बैलेंस भी करना है, तो फिर हम कैसे करें? तो उसका आसान तरीका क्या है बेटा, इसको बैलेंस करने का आसान तरीका, कि आप ऐसा करो कि इसको तो हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम यहां तो ले सकते हैं। यहां आप 2 लिख दो। इस 2 का मतलब क्या होगा कि बी, इस 2 का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हुआ, देखो इसको अगर हम पढ़ें तो हम इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, A प्लस B2 प्लस B2। इसको आपने क्या लिख दिया, 2B2। देखो B2 अभी भी B2 है, यहाँ पर भी B2। इसको आप ऐसे नहीं करना, 2B2 लिख के आप ऐसे लिख दो B4। ये B4 अलग चीज हो गया, B2 मतलब क्या हो, 2 मॉलिक्यूल आ गए हमारे पास B2 के। इसका मतलब ये हुआ, देखो 2 इसके 2 इसके 4 हो गए, तो हमारा बन जाएगा। ये किस में कन्वर्ट हो गया हमारा, AB4। जितने बार हमारा कम पड़ रहा है, हमारा B कम पड़ रहा है, और B हमारा किस फॉर्म में है, B2 के फॉर्म में, तो एक B2 और आपने ले लिया। आगे समझने? तो जब भी आप बैलेंस कर रहे हो तो हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला चेंज नहीं हो रहा। जो भी कम पड़ रहा है उसको आप जिस फॉर्म में वो रिएक्टेंट या जिस फॉर्म में वो प्रोडक्ट के फॉर्म में, उस फॉर्म में आप उसको बढ़ा दो, तो आ गया होगा समझ में। चलो एक और हम लोग करते हैं फिर। यहाँ पे कितने हैं, A, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। अब यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, तो या फिर यहाँ पे 2 चाहिए। 2 कब चाहिए, जब यहाँ पे 2 होना चाहिए। 2 करने के लिए हम ऐसा तो कर नहीं सकते कि इसे A2 करोगे, A2 करोगे तो हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला मतलब कंपाउंड ही चेंज हो जाएगा, कंपाउंड का फार्मूला ही चेंज होगा। मतलब हम ये नहीं कर सकते। हम क्या कर सकते हैं, इसको 2 बार ले लो, A प्लस A। 2 बार ले लोगे तो क्या लिख दिया, 2A लिख दिया। 2A मतलब आपने क्या किया, A प्लस A 2 बार ले लिया, तो 2 होगा ये। अब यहाँ पे 2 हो गए, हमारा A हमारा बैलेंस है। यहाँ पर भी A हमारा कितना था, 2 है, यहाँ पर भी 2 आया। समझ में? आप लोग क्या करना है, यहाँ पे A लिखना और यहाँ B लिखना। ये क्या बन गया हमारा, रिएक्टेंट ये बन गया। यहाँ पे कितना है, यहाँ पे हमारा 1 था, यहाँ पे 2 था। यहाँ पे हमारे एटम कितने, देखो ऐसे ध्यान देना कि यहाँ पे हमारे पास एटम कितने, 2, यहाँ पे 1 है। जितने भी कम पड़ रहा है जिस साइड, उससे आप मल्टीप्लाई कर दो। क्या करो, पूरा ब्रैकेट बना के उससे मल्टीप्लाई कर। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो हम क्या करेंगे, रिएक्टेंट साइड जो A आ रहा है उससे हम क्या करेंगे, 2 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करें। 2 से मल्टीप्लाई 2A हो गया। अब यहाँ पे B कितना है हमारा, 6 है, और यहाँ पे कितना है, 2। अब क्या किया जाए, इसे यहाँ पे 6 है और यहाँ पे कितना है, 2। अब क्या करेंगे, इस पूरे के पूरे जो 2 को क्या करेंगे हम लोग, कितने चाहिए, 3 से 3 इंटू 2। आप क्या किया आपने, B2 प्लस B2 आपने कोई चेंज नहीं किया, 3 बार B2 ले लिया, तो क्या बन जाएंगे, 2 B यहाँ से मिलेंगे, 2 यहाँ से मिलेंगे, 2 यहाँ। इसको आप ऐसा नहीं लिख सकते, B6 अलग चीज है और ये क्या बन जाएगा, 3B2 अलग चीज है। ये मतलब क्या होगा कि एक मॉलिक्यूल में 6 एटम। इसमें क्या होगा कि B2 के आपने मॉलिक्यूल है जिसमें 2 हमारे B हैं,
तो आप क्या करना है, तो बस आप सिंपल ये ध्यान रखो, जब भी हम बैलेंस करेंगे, जब भी जिस साइड एटम हम पढ़ रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, उसके मॉलिक्यूल के अंदर जाके ऐड नहीं करेंगे, पूरा मॉलिक्यूल लेंगे उसके बाहर मल्टीप्लाई कर देंगे। बाहर मल्टीप्लाई मतलब उतने टाइम वो आ गया। अगर आप अंदर ऐड कर दोगे तो हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही चेंज हो जाएगा, हमारा फॉर्मूला चेंज होगा, फॉर्मूला चेंज होगा तो हमारा कंपाउंड ही चेंज हो जाएगा। तो इसकी बैलेंसिंग ये आ गई। सेकंड तो हम लोग देखते हैं थर्ड। अगर हम थर्ड की बात करें, थर्ड जैसे हमें दिया हुआ है A2 प्लस B3 कन्वर्ट इनटू AB6 ऐसा दिया हुआ है। अब सोचो कैसे हम कन्वर्ट करें। यहाँ पे कितने हैं, A2 है और यहाँ पे 1 है। कितना है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। क्या करें अब, 2 तो इसको कर नहीं सकते। अब हमें यहाँ पे 2A है तो यहाँ पर भी 2A चाहिए पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, अब पूरे के जब भी हमें एटम बढ़ाना है तो हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में ऐड नहीं कर सकते, हम पूरा का पूरा हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जैसे ही हमने 2 से, A हमारा कितना होगा, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, मतलब A हमारा सही है। बार बार टेबल नहीं बनाएंगे हम लोग, क्या करेंगे यहाँ पे क्या करेंगे, A हमारे कितने 2 थे, यहाँ पे कितना 1 था। देखो यहाँ पे A और B रिएक्टेंट प्रोडक्ट, यहाँ पे कितने थे, 1 थे, यहाँ पे कितना था 2। तो बराबर करने के लिए क्या करोगे, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, सॉरी यहाँ पे कितने हैं 2 हैं और यहाँ पे कितना 1, तो यहाँ पे कितना 1 है, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे तो यहाँ पे क्या होगा, इसको बराबर करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 हो गया। अब अगर हम B की बात करें, B पे ध्यान दो, B कितने हैं यहाँ पे 3 और यहाँ पे कितने हो गए 6 इंटू 2, कितना 6 इंटू 2 कितने हो गए 6 इंटू 2 कितना हो गया 12 है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 12 करने के लिए क्या करना पड़ेगा 4 से मल्टीप्लाई, 4 इंटू 3, मतलब यहाँ पे कितना था हमारा 3 था और यहाँ पे कितना था हमारा 2 इंटू 6 12 हो गए थे। तो अब क्या करना पड़ेगा, इसको हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से। तो हमारी बैलेंस इक्वेशन क्या हुई, A2 प्लस 4 B3 कन्वर्ट इनटू, तो इसको आप कैसे लिखोगे A2 प्लस 4 B3 किसमें कन्वर्ट हो गया हमारा 2AB6। आ गया होगा सभी को समझ में। तो हम लोग क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला से कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, जो भी आपका कंपाउंड है एटम बराबर करेंगे, जिस साइड एटम कम पड़ रहे हैं, जितने कम पड़ रहे हैं उससे हम मल्टीप्लाई कर। तो देखो जब भी हमारे पास इस टाइप का कंपाउंड दिया तो किसी एक को पकड़ लो, ऐसे को पकड़ो जो बहुत कम बार आ रहा हो। क्या बोल रहा हूँ, जब भी हमारे पास बहुत 2-3 रिएक्टेंट दिए हैं, 2-3 प्रोडक्ट दिए हैं, तो की पॉइंट क्या रहेगा, आप ऐसे एलिमेंट को सबसे बैलेंस करो जो सबसे कम अपीयर हो रहा हो, सबसे कम। जैसे देखो यहाँ पे एक यहाँ है, ए यहाँ है, तो ऐसे सभी बराबर आ रहे हैं, किसी एक को पकड़ लो। जैसे अगर मैं यहाँ ए को पकड़ता हूँ, जैसे मैं यहाँ ए को पकड़ता हूँ तो ए कितने यहाँ पे 2 और यहाँ पे ए कितना है 1। यहाँ पे बेटा कितना ए कितने हैं 2 एटम है और यहाँ पे कितना 1 एटम। अब बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको क्या करना पड़ेगा, अगर हम देखें ए बी सी रिएक्टेंट प्रोडक्ट, किसी एक को पकड़ लो और हम किसको पकड़ेंगे, जो हमारा सबसे कम अपीयर हो रहा होगा, जो सबसे कम आएगा अभी हम। और केमिकल इक्वेशन देखेंगे, यहाँ पे कितना है हमारे 2 हो गए और प्रोडक्ट साइड हमारा कितना है, प्रोडक्ट साइड हमारा 1 ही है। अब बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको आपको किससे, पूरी की पूरी इक्वेशन को बराबर करने के लिए किससे 2 से मल्टीप्लाई। जैसे ही आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे 2। आगे समझ में। अब हम B को काउंट करने जा रहे हैं, B को हम पकड़ेंगे, B यहाँ पे कितना है 1 और यहाँ पे B कितने हैं हमारे पास 2। B हमारे पास कितने हो गए 2। अब यहाँ पे चेक करो, हमारे पास B हमारे पास कितना हो गया, यहाँ पे अगर हम देखें B हमारे पास कितना हो गया 2। लेकिन अब यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे अगर हम ध्यान दें, अगर हम B को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो B कितने हो जाएंगे हमारे सॉरी, यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे आपने 2 को मल्टीप्लाई किया तो C कितना, C हमारा फिक्स हो गया, C कितना हो गया हमारा 6 और यहाँ पे C कितना है हमारा 2। अब हमें ऐसे मल्टीप्लाई करना है कि B भी हमारा बराबर हो जाए और C भी बराबर हो जाए। अब ध्यान देना यहाँ पे अगर हम ध्यान दें, जैसे ही आपने यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई किया तो C कितना हो गया 6। तो यहाँ पे भी हमें C कितना चाहिए पड़ेगा 6 जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब कितना हो गया हमारा, यहाँ पे कितना आएगा 3, कितना बन जाएगा ये हमारा 2 इंटू 3 आ गया। तो यहाँ पे ये भी कितना हो गया हमारा 6 हो गया।
देखो यहाँ हमारे पास ये कितना हो गया, ये हमें बैलेंस करना है। सबसे पहले हम ए की बात करें तो ए रिएक्टेंट प्रोडक्ट। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये हमारे पास इक्वेशन दी हुई है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ए को बैलेंस किया। ए कितना है यहाँ पे 2, वहाँ पे कितना है ए, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, ये 2 हो गया। जैसे ही आप 2 को मल्टीप्लाई से 2 को मल्टीप्लाई करोगे सी फिक्स हो जाएगा। सी हमारा कितना हो गया, सी यहाँ पे हो गया हमारा 6 और यहाँ पे कितना है हमारा 2। तो क्या करना पड़ेगा, इसको हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये हम मल्टीप्लाई 3। अब जैसे ही आपने 3 को यहाँ मल्टीप्लाई किया तो सी हमारा कितना फिक्स हो गया, बी हमारा कितना आ गया, बी आ गया हमारा 3 और यहाँ पे कितना है 2। अब इसको अगर हमें बी को अगर हमें 3 से 2 में कन्वर्ट करना तो क्या करोगे, क्या करें 3/2 कर दें इसको, तो ये कितना बन जाएगा हमारा 3/2, ऐसा लिख सकते हो। ये आ गया समझ में। तो कैसे बैलेंस किया, किसी एक एलिमेंट को पकड़ लो, उसके एटम बराबर करो, उसको एटम बराबर करो, जिससे जो जो फिक्स हो रहा है उसको आप फिक्स करते जाओ। ये हो गया हमारे पास। और इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, ये आप 3/2 लिखा मिल जाएगा, या फिर आप पूरी की पूरी इक्वेशन को आप किससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये निपट जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, देखो अगर आप किसी भी इक्वेशन को किसी भी नंबर से x y z से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो बैलेंस, अगर बैलेंस इक्वेशन है, बैलेंस इक्वेशन को आप किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो। जैसे मान लो इसे मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये कितना बन जाएगा, 2a2 + 6bc2 किसमें कन्वर्ट हो जाएगा हमारा 4ac3 + 3b2। देखो बैलेंस है या नहीं। तो आप किसी भी बैलेंस इक्वेशन को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, उसकी बैलेंसिंग नहीं आता। देखो a कितने होगा 4, b कितने होगा हमारे 6, 3 दूनी 6, c कितने होगा 6 × 2 12 और यहाँ पे 4 × 3 12। आ गया होगा समझ में। जैसे हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, अब एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो जैसे CH4 + O2, इसको हम क्या बोलते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं। किसमें कन्वर्ट होता है हमारा CO2 + H2O, किसमें कन्वर्ट होता है हमारा CO2 + H2O। अब आपको ये बताना है, इसको बैलेंस करना है। और एक्चुअली क्या होता है, CH को क्या बोलते हैं हम, हाइड्रोकार्बन, जो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, हाइड्रोकार्बन, याद रखना, कंपाउंड कंटेन ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन इज नोन एज हाइड्रोकार्बन। और जब भी हाइड्रोकार्बन आपका O2 से रिएक्ट करता है तो क्या बनता है CO2 एंड H2, और इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, कंबस्शन रिएक्शन। तो ये आप याद रखना, ये हमें याद रखना कि जब भी हमारा हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करेगा, तो क्या बनेगा CO2 एंड H2O, ये आप ध्यान रखना। तो यहाँ पे अब मुझे बैलेंस करनी है इक्वेशन, ये इक्वेशन क्या करना है, मुझे बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग लिख लेते हैं CH4 + O2 किसमें कन्वर्ट होगा हमारा CO2 + H2O। अब यहाँ ध्यान दो, हर एक एलिमेंट को पकड़ो, यहाँ कार्बन कितना है, आप देखो सबसे पहले हमें वो एलिमेंट उठाना है जो सबसे कम अपीयर हो रहा है, सबसे कम अपीयर हो रहा है। सबसे कम कौन सा, कार्बन, कार्बन एक जगह आया, और हाइड्रोजन, तो कार्बन यहाँ पे कितना 1, यहाँ पर भी 1, मतलब कार्बन, अब बार बार टेबल नहीं बनाऊंगा, अब देखो आसान तरीका बता रहा हूँ कैसे हम लोग करते हैं। कार्बन यहाँ है, कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, मतलब कार्बन हमारा ओके है। हाइड्रोजन कितने यहाँ पे 4 और यहाँ पे कितने आ रहे हैं, सिर्फ 2 आ रहे हैं। अब 2 यहाँ पे 4 है और वहाँ पे 2 है, तो क्या करना पड़ेगा, जहाँ पर भी कम पड़ रहे हैं उतने से हम उतना मल्टीप्लाई करें। तो यहाँ पे कितना हो रहा है 4 चाहिए, 4 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको हमें पूरे के पूरे मॉलिक्यूल को इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, 2 × 2 4 हो गए। तो यहाँ पर भी कितना हो गया 4, मतलब हाइड्रोजन हम लोगों ने बैलेंस कर दिया। अब अगर हम ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं 2 और यहाँ पे कितने हो 2 और 1, यहाँ पे 1 × 2, 2 यहाँ हो गए 2 और 2 4, यहाँ पे कितने 2। तो अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको 4 नहीं कर देना, क्या करोगे, इसको आप 2 टाइम ले लो तो 4 एटम मिल जाएंगे। मतलब बैलेंस इक्वेशन क्या बन गई हमारी, CH4 + 2O2 कन्वर्ट इनटू CO2 + 2H2, ये क्या हुई हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस ऐसे मान लो आपको दिया हुआ है C3H8 + O2, क्या बन जाएगा हमारा CO2 + H2। बैलेंस करो जल्दी जल्दी, सोचो क्या आएगा। तो सबसे पहले क्या करें हम,
कार्बन को बैलेंस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, कार्बन को बैलेंस कर रहे हैं। कार्बन कितने यहाँ पे 3 और यहाँ पे कितना है 1। तो क्या करेंगे, इसको 3 बराबर करने के लिए क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कार्बन हमारा ओके हो गया, कार्बन ओके है। अब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं 8 और यहाँ पे कितने हैं 2। तो क्या करेंगे, इसको 4 × 2 कितने से हम, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे कितना है 2, तो यहाँ पे कितना लेना पड़ेगा, मुझे 4 लेना पड़ेगा। तो कितना हो गया हमारा हाइड्रोजन, कितना हो गया हमारा 8 हाइड्रोजन बैलेंस है। ऑक्सीजन काउंट कर लेते हैं। यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं 2, यहाँ पे कितने होगा 3 × 2, 6 हाइड्रोजन के ऑक्सीजन के एटम यहाँ होगा और यहाँ पे कितना आएंगे 4 × 1 4, 8 यहाँ होगा, 8 + 4 कितना हो गया 12। 12 के लिए कितना चाहिए पड़ेगा, एक ऑक्सीजन एक मॉलिक्यूल 2 दे रहा है, एक मॉलिक्यूल एक O2 का मॉलिक्यूल कितने 2 दे रहा है और हमें कितने चाहिए 12। तो कितने मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे, मुझे 6 लेने पड़ेंगे। आगे समझ में। तो ये हमारी बैलेंस इक्वेशन आ गई। अब देखो, मान लो आपको दिया हुआ है C5H12 + O2, किस में कन्वर्ट हो रहा है हमारा CO2 + H2। यहाँ देखो, ध्यान से देखना, कार्बन कितने हैं 5, मतलब, और यहाँ पे क्या है, कार्बन किसके फॉर्म में आ रहा है CO2 के। एक CO2 कितने कार्बन कंटेंट की हुए 1 और मुझे कितने चाहिए 5। तो मुझे कितने CO2 लेने पड़ेंगे बेटा, यहाँ पे CO2 मुझे चाहिए पड़ेगा, वो कितना आ जाएगा 5। तो कार्बन कार्बन कितने हो गए हमारे, कार्बन बैलेंस हो गया। अब अगर हम यहाँ पे बात करें हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितने यहाँ पे 12 और यहाँ पे कितना है वाटर मॉलिक्यूल, एक वाटर मॉलिक्यूल में कितने हैं 2। एक मॉलिक्यूल आपका 2 हाइड्रोजन दे रहा है, जबकि मुझे हाइड्रोजन कितने चाहिए 12 के लिए क्या करना पड़ेगा, एक H2O 2 हाइड्रोजन दे रहा है, तो 12 हाइड्रोजन लाने के लिए मुझे कितने लेने पड़ेंगे 6 लेने पड़ेंगे, 6 × 2। तो हाइड्रोजन भी हमारा बैलेंस हो गया। अब अगर हम बात करें ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना हो गया 5 × 2 10, ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं 10 और यहाँ पे कितना हो गया 6 16 हाइड्रोजन के एटम चाहिए और यहाँ पे कितना है O2 के फॉर्म में है और एक O2 हमारा कितना दे रहा है, एक O2 हमारे 2 दे रहा है, तो 8 16 के लिए कितने चाहिए पड़ेंगे 8। तो ये हमारी बैलेंस हो गई। देखते हैं C2H6 + O2 किस में कन्वर्ट हो रहा है हमारा CO2 +, चलो इसको ऐसा कर लो आप, C9H20 CO2 एंड H2। जल्दी जल्दी सोचो, पॉज करो वीडियो को और सोचो जल्दी क्या आना चाहिए यहाँ पे बैलेंसिंग। तो अगर हम यहाँ पे देखें कार्बन 9 है और यहाँ पे CO2 एक ही कार्बन दे रहा है, तो यहाँ 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कार्बन बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 2 दे रहा है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा मुझे 10। ऑक्सीजन कितने हो गए 18 + 10 28 मतलब कितना देना पड़ेगा मुझे 14, बैलेंस हो गई। चलो एक और देखते हैं, C2H6 + O2 किस में कन्वर्ट हो रहा है हमारा CO2 + H2। कैसे बैलेंस करोगे, यहाँ पे कार्बन कितने हैं 2, यहाँ पे 1, तो क्या करना पड़ेगा जितने कम पड़ रहा है उससे मल्टीप्लाई 2 हो गया। अब अगर हम बात करें हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे 6 और यहाँ पे कितना हमारे पास 2 ही दे रहा है, एक वाटर तो 3 करेंगे। अब ऑक्सीजन की अगर हम बात करें, ऑक्सीजन कितना हो गया हमारा 2 × 2 + 3, ये हमारा ऑक्सीजन हो गया, कितना हो गया टोटल 7। अब 7 चाहिए, लेकिन ये कितना दे रहा है हमारा 2 दे रहा है। अगर आप इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ध्यान देना यहाँ पे
अगर आप इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो तो ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे 14, और यहाँ कितना चाहिए मुझे 7। तो हम क्या करते हैं, इसको 7/2 कर देते हैं। देखो 7 हमें कितना चाहिए, यहाँ पे इसको आप x मान लो, x मान लो, x इंटू 2 इक्वल टू कितना आ गया 7। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7/2, मतलब ये कितना बन जाएगा हमारा, इसको हम क्या लिख सकते हैं C2H6 प्लस 7/2O2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा हमारा 2CO2 प्लस 3H2। ऐसा आपको कहीं 3.5 भी लिखा मिल जाएगा, या फिर आपको बताया था कि अगर हम किसी भी इक्वेशन को, अगर पूरी की पूरी इक्वेशन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। देखो इसको अगर हम पूरी, अभी 2 हटाना, तो क्या किया हम लोगों ने, पूरी की पूरी इक्वेशन किससे मल्टीप्लाई कर दी 2 से मल्टीप्लाई कर दी, तो ये हमारा किस फॉर्म में आ जाएगा, क्योंकि आप जिस कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, जितने आपके ऑक्सीजन जितने पर्टिकुलर एलिमेंट के ऑक्सीजन पर्टिकुलर एलिमेंट के एटम यहाँ रिएक्टेंट साइड बढ़ेंगे, उतने ही टाइम यहाँ पे रिएक्टेंट साइड भी मल्टीप्लाई होगा, तो हमारा कोई चेंज नहीं आने वाला। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 2C2H6 प्लस 7O2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा हमारा 4CO2 प्लस 6H2। देखो कार्बन 4 हाइड्रोजन 12, 6 इंटू 2 12, ऑक्सीजन 14 8 प्लस 6 14 हो गया बैलेंस। चलो ये करो, C6H6 प्लस O2 कन्वर्ट इंटू CO2 प्लस H2। जल्दी सोचो, चलो देखते हैं। 2 मिनट में आपको करना है। चलो कितने कार्बन 6, तो यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हाइड्रोजन कितने हैं 6, तो यहाँ कितने मल्टीप्लाई करने का 3 इंटू 2 6 हो गया। ऑक्सीजन कितने हो गए, अब देखो ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितने हो जाएंगे 6 प्लस 3 कितना हो गया 9। अब 9 के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आप x मान लो, x इंटू 2, जब भी आप जितने भी लोग उसका 2 टाइम ऑक्सीजन मिलेगा तो x इंटू 2 इक्वल टू कितना हो गया 9। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9/2, मतलब ये जो इक्वेशन बनेगी C6H6 प्लस 9/2O2, ये क्या बन जाएगा हमारा 6CO2 प्लस 3H2। अब ये 9 में आ रहा है तो क्या करते हैं यहाँ पे, ये आपका एक्चुअली क्या करते हैं, जो भी आपके नंबर आते हैं वो इंटीजर में डालते हैं, फ्रैक्शन में कभी नहीं डालते। तो क्या करते हैं, इसको हम मल्टीपल इंटीजर में बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 2 कम पड़ा तो पूरी की पूरी इक्वेशन क्या करेंगे हम 2 से, मान लो यहाँ 3 आ रहा था, 3 से मल्टीप्लाई करते जो भी आता है, यहाँ पे क्या किया हम लोगों ने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये क्या बन जाएगा हमारा 2C6H6 प्लस 9O2 किस में कन्वर्ट हो गया हमारा 12CO2 प्लस 6H2। तो लिख लो जल्दी, पॉज करो, और 10 मिनट का क्या है आपके पास टाइम, 10 मिनट में आपको क्वेश्चन करना है। वीडियो को पॉज करो, जल्दी जल्दी ट्राई करने की कोशिश करो। देखते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है। अगर हम हाइड्रोजन की बात करें पहले वाले में, तो पहले वाले में अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन हमारे पास आ गया, हाइड्रोजन 1 है और 1 यहाँ है। हाइड्रोजन कितने हो गए 2, और यहाँ पर भी 2, और यहाँ पे हम देखें Cl कितना है 1, Cl1 OH1 OH1, मतलब OH ये हमारी बैलेंस है ऑलरेडी, कुछ नहीं करना है, सबको कितना हो जाएगा 1 1 1 1। अगर हम सेकंड वाले की बात करें तो सेकंड वाले में क्या हो रहा है CH4 यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हमारे पास 4, और यहाँ पे कितना है हमारे पास 1। तो देखो जब भी हमारे पास क्लोरीन, देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, हाइड्रोजन कार्बन 1 है, हाइड्रोजन एक जगह है, यहाँ पर भी एक जगह। तो हमें सबसे पहले वो वाला एलिमेंट बैलेंस करना है जो सबसे कम जगह अपीयर हो रहा है। आगे समझ में, तो सबसे कम जगह कौन, कार्बन एक जगह अपीयर हो रहा है और हाइड्रोजन भी एक जगह हो रहा है। तो कार्बन कितना 1, यहाँ पर भी 1, मतलब कार्बन हमारा बैलेंस है। हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे 4, हाइड्रोजन कितना है बेटा यहाँ पे 4, हाइड्रोजन 4 हो गया, हाइड्रोजन 4 है, और यहाँ पे कितना 1, तो क्या करेंगे 4 कर दिए, तो हाइड्रोजन भी हमारा बैलेंस हो गया। अब क्लोरीन कितना हो गया,
क्लोरीन देखो ये हमारा पूरा बैलेंस है, बन 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 हो गया, ये पूरा कार्बन ये बैलेंस हो गया। क्लोरीन कितना है यहाँ पे, अब ऐसा नहीं करना है क्लोरीन को कम कर, क्लोरीन यहाँ पे 2 है तो इसको 2 करने के लिए इसको हाफ कर दो, अगर इसको आप हाफ करोगे तो ये फिर से हमारा अनबैलेंस। एक बार जो बैलेंस कर दिया उसको भूल जाओ, ये बैलेंस हो गया हमारा, ये बैलेंस हो गया, ये बैलेंस। अब क्लोरीन रहेगा, क्लोरीन कितना है यहाँ पे 4 और 4 8, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बैलेंस हो गया। यहाँ पे कितना है हमारे पास, कार्बन 1 है और सल्फर कितना है 8, यहाँ पे सल्फर 1, कार्बन कार्बन बराबर है लेकिन सल्फर यहाँ पे 8 है और यहाँ पे कितना आ रहा है 2, तो सल्फर को बराबर करने के लिए क्या करोगे, यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई करोगे, और जैसे ही यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कार्बन अनबैलेंस होगा, कार्बन को बैलेंस करने के लिए फिर यहाँ 4 डाल दो, ये आ जाएगा। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, C+S8 किस में कन्वर्ट हो जाएगा हमारा, CH2 में कन्वर्ट हुआ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना हो गया हमारे पास 2 है, तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 8 है, तो क्या करोगे x मान लो, और x इंटू 8 इक्वल्स टू 2, मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/4, तो आप इसे 1/4 से भी कर सकते हो। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, C+1/4 S8 कन्वर्ट इंटू S2, फिर क्या करो 4 को सबसे कॉमन मल्टीप्लाई करोगे तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। अब यहाँ देखें फॉस्फोरस कितना है 4 और यहाँ पे 2, तो क्या करोगे इस 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया तो फॉस्फोरस बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन कितना हो गया 6, 6 करने के लिए यहाँ पे 3 कर दो, ये बैलेंस हो गई। देखो इसकी बात करें, नाइट्रोजन कितना है हमारे यहाँ पे, नाइट्रोजन 2 है और यहाँ पे कितना है 1, तो बराबर करने के लिए क्या करोगे 2। अब ये जैसे इसको 2 किया तो पूरा हाइड्रोजन कितना हो गया 6 और यहाँ पे कितना है 2, तो क्या करोगे यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये बैलेंस हो गई। आयरन की अगर हम बात करें, आयरन यहाँ पे कितना है 2, यहाँ पे 1, तो यहाँ पे कितना हो गया हमारा 2, यहाँ पे। अब देखो हमें क्या करना है, आयरन कितना हो गया हमारा 2 हो गया, यहाँ पे 1, तो हमने क्या किया यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। आयरन की बात करें, अगर हम आयरन को पकड़ते हैं, आयरन कितना हो गया हमारा F, यहाँ पे 2 कर दिया। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 3 और यहाँ पे कितना है 2, तो क्या करोगे यहाँ पे आप, यहाँ पे 3 तो क्या करोगे इसको x से मल्टीप्लाई करोगे, तो x से मल्टीप्लाई करोगे तो x 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/2, मतलब ये बनेगा Fe2O3 प्लस कार्बन किसमें बन जाएगा 2Fe प्लस 3/2O2, 3/2CO2 हो गया। अब 3/2CO2 आपने यहाँ पे किया तो ये क्या बन गया हमारा, कार्बन देखो 2 3 आ गया। अब कार्बन कितने होगा 3/2, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, एक 3/2 से, वैसे पूरी की पूरी 2 आ गया अब आए तो क्या करोगे 2 से मल्टीप्लाई करोगे, जैसे ही आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा 2Fe2O3 प्लस 3C किसमें कन्वर्ट हो गया हमारा 4Fe प्लस 3CO2, ये बैलेंस हो गई हमारी। चेक कर लो, आयरन 4 है, यहाँ 4 है, ऑक्सीजन 6 है, ऑक्सीजन 6, कार्बन 3 बैलेंस है। चलो और क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं बैलेंस करने के लिए। अब बैलेंसिंग हम इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि बैलेंसिंग की हमें बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है। अब आप सोच रहे हो कि सर एटॉमिक पढ़ रहे हैं, बैलेंसिंग क्यों पढ़ा रहे हो, तो बैलेंसिंग मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आपको ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी जब हम केमिकल इक्वेशन कहीं पर भी पढ़ेंगे, और ये शायद आपके पहले चैप्टर में भी है तो आपको ये समझ में आ गया होगा। देखते हैं अब हम यहाँ पे बात करते हैं। सेवेंथ HCl प्लस CaOH का होल ट्वाइस किसमें कन्वर्ट हो गया हमारा CaCl2 प्लस H2O।
ये दिया हुआ है। देखते हैं यहाँ पे H एक है, Cl देखो H हमारा कितना हो गया अगर हम देखें। अब हाइड्रोजन हाइड्रोजन दो जगह आ रहा है इसलिए हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हम क्या Cl देख लेते हैं। Cl कितना है, एक, यहाँ पे 2, तो क्या किया पूरा का पूरा आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। हाइड्रोजन हमारा बैलेंस है। अब कैल्शियम कितना, एक है, और यहाँ पे कितना हो गया हमारे पास, एक, कैल्शियम भी बैलेंस है। अब हाइड्रोजन की बात करते हैं, हाइड्रोजन 2 और 2 4, तो यहाँ पे कितना है 2, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऑक्सीजन 2 मतलब बैलेंस है हमारे पास। अब अगर हम यहाँ देखें सेकंड वाली इक्वेशन में अगर हम बात करें, हाइड्रोजन दो जगह आ रहा है, हाइड्रोजन लास्ट में देखेंगे। अब यहाँ पे अगर हम बात करें सोडियम, ये देख सकते हो। अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करें, फास्फोरस एक है हमारे पास, फास्फोरस भी हमारे पास एक हो गया, फास्फोरस हमारा बैलेंस है। हम देखते हैं सोडियम, अब ऑक्सीजन भी हमारा 2-3 जगह इन्वॉल्व हो रहा है, ऑक्सीजन को अभी भूल जाओ। अब यहाँ पे हम बात करते हैं सोडियम कितना है, एक, और यहाँ पे कितने हैं 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ऑक्सीजन या हाइड्रोजन कुछ ही पकड़ लो, हाइड्रोजन कितने होगा 3 और 3 6, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा 3। अब देखते हैं ऑक्सीजन बैलेंस है या नहीं। ऑक्सीजन 3 और 4 7, 4 और 3 7, ये हमारा बैलेंस हो गई इक्वेशन। अब अगर हम इसकी बात करें, Ag कितना है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पर भी 1 है Ag की बात। अब अगर हम बात करें कि NO नाइट्रोजन कितना है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे कितना है 1, तो क्या करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई करोगे। 2 नाइट्रोजन हो गए, 2 नाइट्रोजन, तो लेकिन अब Ag कितना हो गया 2, तो अब यहाँ पे 2 लेना पड़ेगा, शायद बैलेंस होगी पूरी। तो ये हमारे पास हिट एंड ट्रायल मेथड होगी, बाकी हम लोग बाद में भी पढ़ेंगे। अभी आप इतना आराम से कर लो, जो भी डाउट आए तो आप बार बार उनको सॉल्व करके देखो। जिस तरीके से आपको बताया गया वैसे आप करो तो आसानी से बन जाएगा। तो हम लोग डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की बात करें तो हम लोगों ने देखा कि कहाँ पे हम डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का जो लास्ट वाला पॉइंट है वो हम बैलेंसिंग में यूज करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं लिमिटेशन ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। लिमिटेशंस क्या थी, पहली लिमिटेशंस क्या थी, उन्होंने क्या बोला था कि एटम को हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, लेकिन पहला क्या आ गया था हमारे पास, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल कौन कौन से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स हमारे पास रहते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स हमारे पास आते हैं। मतलब एटम को क्या किया, फर्दर सब डिवाइड कर दिया गया। तो जो पहला पॉइंट था वो उनका लिमिटेशंस ड्रॉबैक में आ गया था। और सेकंड क्या था, प्रेजेंस ऑफ आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं, अगर हम आइसोटोप्स की बात करें तो आइसोटोप्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स, सॉरी, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट which have same mass number but different atomic mass, means C12, C13, C14 सभी के सभी क्या हैं, कार्बन है। सभी के सभी क्या है बेटा, हमारे कार्बन है। लेकिन इनका मास क्या है, मास क्या है, सभी का मास क्या है, इनका डिफरेंट है। और डाल्टन ने क्या बोला था कि सेम एलिमेंट के जितने भी एटम रहेंगे सबकी सभी के सभी आइडेंटिकल होने चाहिए। क्या ये आइडेंटिकल हैं, नहीं है। थर्ड, आइसोबार्स
आइसोबार की बात करें तो आइसोबार क्या होते हैं? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट which have same mass number but different atomic number। मीन्स ऐसे एटम जिनका मास नंबर सेम हो लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो, जैसे कार्बन 12 और नाइट्रोजन 14। इसका क्या है, ये एटॉमिक मास है, इसका ही 14, इसका ही ये क्या है, मास इनका क्या हो गया, मास क्या हो गया इनका, सेम हो गया, बट ये क्या है हमारे पास, ये क्या है हमारे डिफरेंट एलिमेंट हो गए। और डाल्टन ने क्या बोला था, डाल्टन ने ये बोला था कि जितने भी हमारे डिफरेंट एलिमेंट रहेंगे उनका मास, प्रॉपर्टी सब कुछ डिफरेंट होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो सेम हो गया, ये अलग अलग एलिमेंट, तो इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। एक और था एलोट्रोप्स। एलोट्रोप्स के बारे में भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि भाई एक एलिमेंट है तो एक ही फॉर्म में एग्जिस्ट करना चाहिए, मोर देन वन फॉर्म में क्यों आ रहा है। तो ये सब उनकी लिमिटेशन थी, आप ये लिख लो। तो बच्चों ये आप लोग नोट कर लीजिए, हम लोग क्या कर रहे हैं, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। तो इसमें क्या किया था कि जो जे थॉमसन थे, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट की हेल्प से इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था। तो ये हार्ड ग्लास ट्यूब होती है जिसमें के अंदर दो मेटल इलेक्ट्रोड लगे, मेटल प्लेट लगी होती है, जिसे क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड। ये मेटल के होते हैं। मेटल प्लेट को अगर हमने नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करके रखा हुआ तो उसे हम कैथोड बोलते हैं, अगर पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करके रखा हुआ तो क्या बोलते हैं, उसे हम एनोड बोलते हैं। अब क्या होता है, इसके अंदर हमने हाई वोल्टेज लगाया और लो प्रेशर लिया हुआ है, प्रेशर पंप लिया है। प्रेशर पंप क्या करता है, गैस को सक करेगा, गैस को सक करेगा तो गैस क्या होगी आपकी, बाहर आ जाएगी। जितना ज़्यादा वो गैस को सक करेगा उतनी ज़्यादा क्या होगी, गैस बाहर आएगी। एक्चुअली क्या होता है कि लो प्रेशर और गैस का क्या रिलेशन रहता है, एक्चुअली जो भी हमारा प्रेशर जनरेट होता है वो किसकी वजह से होता है, गैस की वजह से। देखो गैस के मॉलिक्यूल क्या है, पूरे रैंडमली मूव कर रहे हैं, जैसे आपको बताया था ट्रांसलेशन मोशन से क्या हो रहा है, यहाँ वहाँ मूव कर रहे हैं। अब ये मूव करेंगे तो क्या होंगे, इनके पास स्पीड है, और जब ये स्पीड रहेगी तो क्या होगा, जब ये किसी से कोलिजन करेंगे तो क्या होगा, मोमेंटम ट्रांसफर होगा। और जब ये मोमेंटम ट्रांसफर होगा तो क्या हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम क्या कहलाता है, प्रेशर। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कैसे प्रेशर चेंज, जैसे आप कभी बाइक वगैरह पे जाते होंगे, बाइक पे आप जा रहे हो, बाइक पे देखा होगा जब कोई कीड़ा वगैरह, जब आप बहुत तेज स्पीड में जाते हो, जब कीड़ा आपके यहाँ गाल पे या हाथ में टकरा तो कितना तेज फोर्स लगता है, कितना तेज आपको इम्पैक्ट लगता है। वो इस इम्पैक्ट को क्या बोलते, मतलब क्या हुआ कि आप स्पीड से जा रहे थे, स्पीड से एकदम से क्या हुआ, आपके हाथ में वो कीड़ा एकदम आके आपके टकराया। जैसे ही टकराएगा तो एकदम से वो रुकेगा, और रुकेगा तो क्या हो जाएगा, जो उसकी स्पीड थी वो ट्रांसफर होगी, मतलब मोमेंटम ट्रांसफर होगा। मोमेंटम की ट्रांसफर होगा तो क्या हो जाएगा, फोर्स जनरेट होगा। फोर्स जनरेट होगा तो क्या हो जाएगा, फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होता है, प्रेशर। मीन जितना तेज कॉलिजन होगा या जितनी ज़्यादा कॉलिजन होगा उतना ज़्यादा प्रेशर आएगा, उतना ज़्यादा हमारा प्रेशर जनरेट होगा। अब मॉलिक्यूल्स में भी ये होता है, मॉलिक्यूल क्या हो रहे हैं, गैस के मॉलिक्यूल रैंडम मूव कर रहे हैं। जब ये रैंडम मूव करेंगे, जैसे मान लो आपने एक कंटेनर लिया, कंटेनर में ये मॉलिक्यूल हमारे मूव कर रहे हैं। अब ये क्या हो रहा है, अब मॉलिक्यूल मान लो ये वाला मॉलिक्यूल यहाँ था, ये वाला मॉलिक्यूल यहाँ है, ये यहाँ है, ये अब ये मूव करते हुए मान लो यहाँ जा रहा है। अब जैसे ये यहाँ मूव करते हुए यहाँ से यहाँ, जैसे ये यहाँ पहुँचेगा, जैसे ये यहाँ पहुँचा तो क्या होगा, इससे एकदम कोलिजन करेगा। वैसा तो है नहीं मॉलिक्यूल की आंखें कि भाई उसे दिख रहा है कि नहीं ये बॉल है, रुक जाओ नहीं तो टकरा जाओगे। मॉलिक्यूल तो रैंडम मूव कर रहा है, और जैसे ही मूव करके वो बॉल से टकराएगा तो बॉल एकदम रुकेगा, मतलब उसे मोमेंटम ट्रांसफर करेगा। और मोमेंटम से क्या होगा, उसे प्रेशर जनरेट होगा। तो जो गैस जो मॉलिक्यूल रहते हैं वो अपने कोलिजन से प्रेशर जनरेट करते हैं। अब मान लो एक आपने बॉक्स लिया, एक बॉक्स में 1000 मॉलिक्यूल है और एक में 100 मॉलिक्यूल है। अब 1000 मॉलिक्यूल है तो ज़्यादा कोलिजन करेंगे, मतलब ज़्यादा प्रेशर आएगा, और जिसमें 100 मॉलिक्यूल है वो कम कोलिजन करेगा, क्योंकि मॉलिक्यूल ही कम है तो कम प्रेशर आएगा। तो अगर हमें प्रेशर कम करना है तो हम मॉलिक्यूल को बाहर निकालते जाओ। अब यहाँ पे हम प्रेशर लो रख रहे हैं। प्रेशर लो रखने का मतलब क्या है कि उस ट्यूब के अंदर मॉलिक्यूल क्या है, गैस के मॉलिक्यूल बहुत कम है। जब जे थॉमसन ने लो प्रेशर मतलब बहुत कम मॉलिक्यूल वाला सेटअप और बहुत ज़्यादा वोल्टेज जब उन्होंने अप्लाई किया तो उन्होंने क्या देखा कि कुछ रे थी जो कैथोड से एनोड की साइड ट्रेवल कर रही हैं। कुछ लाइट टाइप की रे, लाइट जैसी दिख रही थी, लाइट टाइप की रे क्या हो रही, कैथोड से एनोड की साइड ट्रेवल कर रही। तो उन्होंने देखा कि ये रे क्या है, लाइट जैसी दिख रही है, इसलिए उन्होंने क्या बोल दिया तो उन्होंने उनका नाम क्या दे दिया, कैथोड रे। कैथोड रे उन्होंने क्या बोला,
कैथोड रे उन्होंने क्या बोला, क्योंकि कुछ जो रे थी वो क्या हो रही थी, हमारी लाइट के फॉर्म में ट्रेवल कर रही थी और स्टेट ट्रेवल कर रही थी। स्टेट ट्रेवल के लिए चेक करने के लिए उन्होंने क्या किया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ध्यान रखना, उन्होंने क्या किया, यहाँ पे एक ओपेक ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिया और जैसे ही उन्होंने देखा कि यहाँ से रे निकल रही, तो यहाँ पे क्या किया उन्होंने, परफ्यूरेटेड एनोड ले लिया। परफ्यूरेटेड एनोड मतलब इसमें क्या हो, होल हो, इसमें होल थे, होल में से क्या हुआ, ये आपके निकलती हुई, जैसे ही उन्होंने देखा कि ये क्या थी, ZNS स्क्रीन, ZNS स्क्रीन। और ZNS स्क्रीन क्या होती, फ्लोरीसेंट मटेरियल। क्या फ्लोरीसेंट मटेरियल क्या होता है, फ्लोरीसेंट मटेरियल पे जब हम कोई भी हाई मूविंग पार्टिकल जब उससे स्ट्राइक करते हैं, जब कोई पार्टिकल हाई स्पीड से मूव कर रहा है, जब उससे स्ट्राइक करेगा तो क्या करता है, ग्लो करने लगता है। तो जब ये ऑब्जेक्ट नहीं था तो पूरे में ग्लो कर रहा था। जैसे ही आपने ये ऑब्जेक्ट प्लेस किया तो यहाँ पे कुछ ऐसे ऐसी शेडो बनने लगी, शेडो बन रही। इसका मतलब क्या है कि ये जो यहाँ की रे आ रही थी, इसको क्या किया, इस ऑब्जेक्ट ने रोक लिया, इसलिए इसकी शेडो बन रही। मतलब ये क्या हो रहा है, स्टेट ट्रेवल कर रहा है। तो इससे हमें क्या मालूम चल गया, स्टेट ट्रेवल मतलब ये रे हैं वो लाइट के फॉर्म में ट्रेवल कर रही हैं और वो स्टेट ट्रेवल कर रही हैं। और कैथोड से एनोड की साइड ट्रेवल कर रहे हैं, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग कैथोड रे बोलते हैं। अब हम बात करते हैं सेकेंड पॉइंट। और जब ये जो हमारे पास ये जो रे होती हैं, ये जो हमारे पास कैथोड रे होती हैं, कैथोड रे में क्या होता है कि जैसे ही हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड लगाई, ध्यान देना बेटा, जैसे ही हमने क्या किया, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, यहाँ पे पॉजिटिव दे दिया, यहाँ पे नेगेटिव, तो ये रे थोड़ी ऐसी डिफ्लेक्ट होने लगी, ऐसी जाने लगी। और ये ऐसी जाने लगी, इसका मतलब क्या है कि इन रे के पास क्या है, नेगेटिव चार्ज, इनके पास क्या है। तो ये जो हमारी रे थी, रे किस साइड डिफ्लेक्ट होने लगी, हमारी पॉजिटिव टर्मिनल। और ऐसे ही अब आपने मैग्नेटिक फील्ड लगाई तो मैग्नेटिक फील्ड में भी उनका डिफ्लेक्शन ऐसे आया जैसे नेगेटिव चार्ज का आता है। आया समझ में। तो ये नेगेटिव ऐसी मूव करने लगी, तो हमें क्या मालूम चल गया कि इनके पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है। अब नेगेटिव चार्ज हमें मालूम चल गया। अब हम लोगों ने क्या किया, एक और एक्सपेरिमेंट के लिए क्या किया हम लोगों ने, ये हटाने के बाद हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे एक पैडल व्हील लगाया। अभी पैडल व्हील जैसे ही इससे कोलिजन किया तो ये पैडल व्हील क्या करने लगा, रोटेट करने लगा। तो स्टेट मूव कर रही है, ओपेक ऑब्जेक्ट प्लेस कर दो, चार्ज है, चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड डाल दो, और ये इनके पास मास है या नहीं। मतलब देखो जैसे लाइट है, लाइट के पास कुछ मास नहीं रहता है। लाइट आप कितनी तेज 100 वाट 200 वाट 1000 वाट का बल्ब लगा दो, अगर आप हाथ ऐसा रखोगे तो हाथ कहीं नहीं मूव करेगा, क्योंकि उसमें कोई आपके ऐसा तो है नहीं कि लाइट इससे आके आपके हाथ से कोलिजन कर रही। वही अगर मान लो कि अगर आप इस हाथ को एयर के सामने रखोगे तो एयर की वजह से ब्लो होने लगेगा, क्योंकि एयर के अंदर क्या है, मॉलिक्यूल के पास क्या है, मास और स्पीड। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऐसी चीज है जिसके पास मास है और स्पीड है, अगर वो किसी से कोलिजन करेगी तो मोमेंटम ट्रांसफर करेगी, मतलब एकदम झटका देगी। अब उन्होंने क्या देखा कि अगर ये कैथोड रे लाइट होती तो कभी ये पैडल व्हील हमारा मूव नहीं करता, लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि पैडल व्हील है वो क्या करने लगा, मूव करने लगा। इसका मतलब क्या है कि ये जो रे है इनके पास मास, स्पीड तो है ही क्योंकि ट्रेवल कर रही है, लेकिन इनके पास मास भी है। तो उन्होंने क्या बोल दिया कि इन रे को उन्होंने क्या बोल दिया, अब मास किसके पास होता है, पार्टिकल, तो उन्होंने क्या बोल दिया, इसको क्या बोल दिया, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। तो इन्होंने कैथोड रे को क्या बोला, कैथोड रे को क्या बोल दिया उन्होंने, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। तो कैथोड रे कंसिस्ट नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, और इन चार्ज पार्टिकल को नाम क्या दिया गया, इलेक्ट्रॉन। एक्चुअली जे थॉमसन ने नेगेट्रॉन नाम दिया था, क्या दिया था, नेगेट्रॉन, लेकिन एक साइंटिस्ट थे स्टोनी, उन्होंने क्या नेगेट्रॉन को क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन कर दिया। लेकिन डिस्कवरी हम किसको बोलते हैं, जे थॉमसन। तो ऐसे हम ये नहीं पूछेंगे कि किसने क्या दिया, बस आप ये ध्यान रखना कि जे थॉमसन ने नेगेट्रॉन नाम दिया था, उसका बाद में चेंज करके क्या बोल दिया, इलेक्ट्रॉन, जाकि वो की हमारी सेम ही थिंग थी। तो ये हम लोगों ने ऑब्जर्वेशन देख लिया, अभी हटाते हैं हम लोग। अब अगर हम बात करें यहाँ पे कि ये कंडीशन क्यों मेंटेन करनी पड़ी, ये कंडीशन क्यों मेंटेन करनी पड़ी, तो यहाँ पे क्या था कि हाई वोल्टेज इसलिए लिया था। देखो एक्चुअली क्या था, अगर हम यहाँ पे बात करें, ये मान लो हम अंदर की बात कर रहे हैं, इसके अंदर की। अब क्या हुआ कि जैसे ही आप यहाँ पे हाई वोल्टेज लगाओगे, ये क्या लगा दिया आपने, हाई वोल्टेज। अब
हाई वोल्टेज लगाओगे, आपको मालूम है कि मेटल्स क्या होते हैं, मेटल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन रहते हैं, मेटल में क्या होता है फ्री इलेक्ट्रॉन रहते हैं। जैसे ही आप हाई वोल्टेज लगाओगे तो क्या होगा, इसके अंदर से ये इस पे क्या है नेगेटिव, इस पे क्या है पॉजिटिव, तो ये क्या करेगा पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन, इसके जो इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसको क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा। अगर आपने नॉर्मल आपने यहाँ पे वोल्टेज वाली बैटरी लगाई तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आ पाएंगे। यहाँ पे क्या किया आपने 10 से 12,000 के बीच या 15,000 के बीच आपने वोल्टेज हाई वोल्टेज अप्लाई किया। हाई वोल्टेज अप्लाई करने की वजह से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन पे क्या होगा, ये बहुत तेज अट्रैक्शन लगाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होंगे बाहर आने लगेंगे। तो कैथोड रे क्या होती है, कैथोड रे आपका जो मेटल है उसका भी इलेक्ट्रॉन होता है और साथ में इसके अंदर जो गैस फैले, मान लो इसके अंदर गैस क्या है ए गैस फैले। अब गैस के अंदर क्या होता है बेटा, देखो गैस के अंदर क्या होता है, एक अगर कोई भी एटम ले लो, ये आपने मान लो इसके अंदर गैस थी, गैस ये क्या हो गई हमारी गैस हो गई। अब ये इसके अंदर क्या होता है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन होते हैं। मान लो यहाँ पे ये गैस एक इलेक्ट्रॉन तो हमारा इलेक्ट्रॉन तो एक हमारे इलेक्ट्रोड से आ रहे हैं, साथ में इलेक्ट्रॉन किससे आते हैं, जो ए एटम है, मान लो ए एटम ऐसा ये इलेक्ट्रॉन यहाँ है, इस पे आप क्या करो पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल लगा दो। यहाँ पे क्या किया आपने, एक पॉजिटिव लगा दिया एक नेगेटिव, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा यहाँ अट्रैक्ट होगा। और जब हाई वोल्टेज लगा दोगे तो ए से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा प्लस इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इसका भी आ रहा होगा और ये हमारा ए प्लस और प्लस इलेक्ट्रॉन इसमें भी कन्वर्ट, तो ओवरऑल ये जो मेटल के इलेक्ट्रॉन, जो आपके इलेक्ट्रॉन्स ऑफ इलेक्ट्रोड, अगर हम यहाँ पे बात करें तो कैथोड रे कौन कौन से इलेक्ट्रॉन कंसिस्ट करके रखती है। अगर आपसे पूछा जाए कैथोड रे कौन कौन से इलेक्ट्रॉन कंसिस्ट करके रखेगी, पहला मेटल इलेक्ट्रोड कौन सा कैथोड वाला, और गैस इनसाइड द ट्यूब, तो दोनों के दोनों इलेक्ट्रोड से भी निकलते, क्योंकि इलेक्ट्रोड जो मेटल है मेटल के पास भी फ्री इलेक्ट्रॉन रहते हैं, उससे भी निकल जाएंगे, और जो गैस है गैस भी हमारी क्या हो जाएगी आयोनाइज हो जाएगी। तो ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचेंगे, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इसके भी हैं और अंदर जो गैस है उसके भी हैं। इसलिए क्या किया हम लोगों ने, तो कैथोड रे इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनी रहती, कौन कौन से, मेटल के इलेक्ट्रोड और मेटल के इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रॉन और गैस के इलेक्ट्रॉन। अब लो प्रेशर क्यों देते हैं, ध्यान से सुनना। अब अगर ऐसा मान लो कि आपको इस गेट से, मान लो ये जो रूम जिस रूम में बैठे हो उस रूम में क्या हुआ, आपको बाहर जाना है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, गेट के थ्रू निकलना पड़ेगा। मान लो अब इस रूम में अगर मान लो 4-5, जिस रूम में आप बैठे हो उस रूम में अगर 4-5 लोग हैं तो आप आसानी से गेट के यहाँ पहुँच जाओगे। अब मान लो उसी रूम में आपने बहुत सारे लोग भर दिए, 1000 लोग भर दिए, 1000 लोग बैठा दिए और पूरे एकदम घिस पिस के बैठे हुए। अब आपसे बोला कि आपको रूम से बाहर जाना, तो आप क्या करना पड़ेगा, आप इससे कोलिजन करोगे, उससे कोलिजन करोगे, वो इसको धक्का देगा, ये इसको धक्का, तो प्रोबेबिलिटी क्या है बाहर निकलने की, बहुत कम है। ऐसे ही क्या होता है हमारा इस कैथोड ट्यूब के अंदर होता है। कैथोड ट्यूब के अंदर जो डिस्चार्ज ट्यूब, उसके अंदर क्या है, अगर आपने बहुत सारे एटम ले लिए गैस के, तो क्या होगा जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो क्या होगा, इस वाले गैस से कोलिजन करेगा, उससे कोलिजन करेगा, इससे करेगा, उससे करेगा, इस कोलिजन की वजह से क्या हो जाएगा, वो एनोड तक नहीं पहुंच पाएगा, और एनोड तक नहीं पहुंच पाएगा तो कैथोड रे हमारी जनरेट ही नहीं हो पाएगी। इसलिए क्या होते हैं, हम लो प्रेशर रखते हैं ताकि कोलिजन कम हो और वो हमारा इलेक्ट्रॉन तुरंत एनोड तक पहुंच जाए। आ गया। अब एक और प्रॉपर्टी लिखते हैं, देखो एनोड रे क्या होती है। एनोड रे तो हम ऐसा सिंपल बोल सकते हैं, जो हमारी जो कैथोड रे है, तो यहां पे अगर हम बात करें कि जो कैथोड रे होती है, कैथोड रे के बारे में अगर हम बात करें, तो कैथोड रे क्या होती है, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। और एक नोट बना के लिख लेना, यहां पे नोट बना के लिख लेना। नोट बना के क्या लिखोगे, कैथोड रे नॉट डिपेंड्स ऑन फर्स्ट electrode and gas inside the tube। इन दोनों पे हमारी डिपेंड नहीं करती है। तो क्यों डिपेंड नहीं करती है वो हम बात कर रहे हैं। देखो चाहे आप
गोल्ड का इलेक्ट्रोड ले लो, चाहे आयरन का ले लो, चाहे सिल्वर का ले लो, सबसे क्या होगा, सबसे इलेक्ट्रॉन ही निकलेगा। और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, सब आइडेंटिकल होते हैं। और सब आइडेंटिकल हैं तो इलेक्ट्रॉन किसी से भी निकाल लो, सबसे सेम ही टाइप के निकलना है। चाहे आप गोल्ड ले लो, चाहे सिल्वर ले लो, चाहे आयरन ले लो, चाहे एल्यूमिनियम ले लो, सबसे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, आपस में आइडेंटिकल होते हैं। ऐसे ही आप कोई सी भी गैस अंदर फिल कर लो, सभी गैस से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा। और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, आपस में आइडेंटिकल। चाहे आप हाइड्रोजन ले लो, चाहे हीलियम ले लो, चाहे आप ऑक्सीजन ले लो, चाहे नाइट्रोजन ले लो, कोई सी भी गैस ले लो, सब इलेक्ट्रॉन ही निकालेंगे। और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, आपस में आइडेंटिकल। तो कोई सी भी गैस ले लो, कोई सा भी इलेक्ट्रॉन ले लो, ये भी इलेक्ट्रॉन निकालेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन निकालेगा, मतलब डिपेंड ही नहीं कर रहा है। और एक और उन्होंने दिया था कि एक बोले थे हम लोग चार्ज बाय मास रेशो, चार्ज बाय मास रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये किसने दिया था, या फिर हम क्या बोल सकते हैं इसे, ई बाय एम रेशो भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम, ई बाय एम रेशो भी बोलते हैं। और ये कितना रहता था, -1.76 × 10⁸ कोलाम पर ग्राम। ये किसने दिया था, जे थॉमसन ने। इन्होंने चार्ज के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी, सिर्फ कह दिया था चार्ज बाय मास रेशो के बारे में इन्फॉर्मेशन दी थी। तो ये कैथोड रे के बारे में आप ये ध्यान रखना कि हम ये सब क्यों सेटअप ऐसा करते हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग एनोड रे पढ़ेंगे। ओके बच्चों।